आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो डायग्रामेट्रिक या फिर हम लोग थ्योरेटिकली जो सोचते हैं वो क्या सिचुएशन होती है। माना कि ये कोई एक तरंग है जो कि ये तरंग जो है इसके अंदर ये यहाँ 0 से स्टार्ट होके यहाँ तक ये एक लैम्डा बनाती है और यहाँ से फिर यहाँ तक ये दूसरा तरंग धिर्य बनाती है और यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा तरंग धिर्य बनाती है और यहाँ से यहाँ ये चौथा तरंग धिर्य, यानी कि इस पूरी वेव में 4 तरंग धिर्य है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त में क्या होता है कि जो आपका क्रस्ट है पहली वेव का वहीं पर दूसरी वेव का क्रस्ट आना चाहिए और जहां पर पहली वेव का टॉक है वहीं पर दूसरी वेव का टॉक आना चाहिए, यानी कि इसे हिंदी में शिखा और गर्त, श्रृंग या गर्त कहते हैं। मान लिया ये कोई दूसरी वेव है जिसके अंदर ये ठीक इसी प्रकार बनी हुई है जिस प्रकार ये है। इसके अंदर आप देखोगे इसमें देखोगे ये यहां से चल करके यहां तक जाने में एक लैम्डा लगता है और इसका जो श्रृंग है दोनों मिल करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि बड़ा श्रृंग बनाएंगे, यानी कि इन दोनों का जो परिणामी बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक ही बड़ा श्रृंग और बड़ा कर्तन, क्योंकि इसमें ये श्रृंग और श्रृंग मिलकर के एक बड़ा श्रृंग बनाते हैं। और हमेशा जरूरी नहीं है कि ये जो तरंग है वो 0 से स्टार्ट हो, यहाँ पे दोनों तरंग एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि जो तरंग होती है वो कभी कभी यहाँ से स्टार्ट ना हो करके वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई और वो यहाँ तक, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई फिर वो यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुई फिर वो यहाँ तक। यानी कि हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि इस तरंग के अंदर वो 0 से स्टार्ट ना हो करके वो एक तरंग का अंतराल छोड़ करके फिर स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये जो बीच का अंतर है वो एक लैम्बडा का है जो कि पाथ का अंतर कहलाता है। यानी कि मैं यहाँ पे डेल्टा x बराबर 1 लैम्बडा, यानी कि इसमें इस तरंग में और इस तरंग में एक लैम्बडा का पाथ का अंतर है। अगर मैं फाई कोण यानी कि फाई मतलब फेज डिफरेंस की बात करूं अगर मैं, तो ये यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, इस पॉइंट पर ये पाई होगा और यहाँ पर ये 2 पाई, यानी कि मैं फेज की बात करूं अगर तो इसके अंदर 2 पाई का फेज डिफरेंस आ गया, यानी कि यहाँ पर फेज कितना का अंतर आया 2 पाई का, यानी कि फाई मतलब 5 माइनस 5, तो ये 2 पाई आया। अगली ये है कि ये भी कोई जरूरी नहीं कि तरंग यहाँ से शुरू हो सकता है तरंग यहाँ से स्टार्ट हो, यानी कि अगले सिनारियो में आप देखेंगे ना ही तरंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ना ही तरंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तरंग जो स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से हो रही है, ये पहली तरंग और ये दूसरी तरंग। पर आप नोटिस करोगे अभी भी इस तरंग का जो क्रस्ट है वो ऊपर वाली तरंग के क्रस्ट से आइडेंटिकली मैच खा रहा है और ये जो टंग है वो नीचे वाले टंग से मैच खा रहा है, तो भी क्या होगा ये दोनों मिलकर के एक बड़ा तरंग बनाएंगे, क्रस्ट वाला और बड़ा ही टॉप वाला तरंग बनाएंगे। लेकिन हम यहाँ नोट करेंगे इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो पाथ का जो अंतर आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक तो लैम्बडा आ रहा है और फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरे लैम्बडा का अंतर आ रहा है, यानी कि इसमें पाथ का अंतर कितना हुआ 2 लैम्बडा का पाथ का अंतर हुआ। और
यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर फेज डिफरेंस होगा यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक 2 पाई का, 0 से लेकर के यहाँ तक 2 पाई का, और अगले में यहाँ पर 2 पाई से लेकर के यहाँ तक 4 पाई का, यानी कि ये 2 पाई, ये होगा आपका 3 पाई, ये होगा आपका 4 पाई। तो फेज का अंदर कितना आया? 4 पाई का। इस सिनारियो को अगर हम देखें अगर, तो हम लोग नोट कर रहे हैं कि तरंग, दोनों तरंग अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है, उनमें इन दोनों तरंग में फेज जो डेल्टा एक्स यानी कि जो पाथ का जो अंतर है, पथ का जो अंतर है वो क्या है? 0 है, क्योंकि दोनों क्या हो रही है? सेम ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर अगर मैं फाई का अंतर निकालूं अगर, वो भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये भी 0 से स्टार्ट है और ये भी 0 से स्टार्ट है, यानी कि यहाँ फाई का अंतर भी क्या होगा? 0 होगा। यानी कि हमारी शर्त के अनुसार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिव में शर्त क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त क्या होगी कि उसमें जो पाथ का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या कितना होना चाहिए? या लैम्बडा होना चाहिए, या 2 लैम्बडा होना चाहिए, और भी हम बढ़ाएंगे तो ये 3 लैम्बडा होना चाहिए। यानी कि द पाथ डिफरेंस इन कंस्ट्रक्टिव x2 minus x1 equal to n lambda, और n is moving 0, 1, 2 and so on। यानी कि उनमें पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लैम्बडा। 0 की वैल्यू n में रखोगे तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 0, यानी कि पहली वाली कंडीशन आ जाएगी। जब पाथ डिफरेंस आप यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आएगा? लैम्बडा, यानी कि वो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। जब पाथ डिफरेंस आप 2 रखोगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और दूसरी शर्त क्या है? इनमें फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस क्या होता है? k डेल्टा x होता है, और k की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है ऊपर से? सॉरी, पाथ डिफरेंस n लैम्बडा। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और फाई जो आएगा वो आएगा 2 पाई अपॉन n, और यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? n बराबर 0, 1, 2 एंड सो। हम देखेंगे कि n की वैल्यू 0 रखने पर ये टर्म कितना 0 हो जाएगा, यानी कि पहली वाली कंडीशन, दोनों में कोई भी पाथ का जो फेज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। रिमेंबर रखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। दूसरी है कि जब n की वैल्यू 1 रखिए तो कितना आना चाहिए? 2 पाई, ये वाली कंडीशन, यानी कि 5 बराबर 2 पाई, जो कि यहाँ पे दोनों क्रस्ट एक ही लाइन में आ रहे हैं। n इक्वल टू 2 रखोगे तो ये वाली कंडीशन है, एंड सो ऑन। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो शर्त है वो ये दोनों है, नंबर 1 और नंबर 2। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी की। जो हमने पिछले जो हमने स्लाइड में हमने जो राइट डाउन किया था वो किया था I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 और I2 कोस k डेल्टा x। यानी कि ये अपन ने इंटरफेरेंस में दोनों वेव के सुपरपोजिशन से जो रिजल्ट निकला था उनकी इंटेंसिटी निकाली हमने। अब मैं यहाँ पर कोस k डेल्टा x की बात करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा? कोस और k डेल्टा x किसके बराबर है? फेज के बराबर है, जो उसमें कितना है? 2 पाई n, यानी कि k की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और जो डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी? n लैम्बडा, और लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म बचेगा वो क्या बचेगा? कोस 2 पाई और n, और जो n की वैल्यू है वो जो 2 पाई है इसकी वैल्यू हमेशा कोस के साथ क्या होती है? 1 होती है। यानी कि n की वैल्यू 0 रखूंगा तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो कोस 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 हुई। अब इसको मैं यहाँ पुट करूँ अगर, तो मुझे मिलेगा I इक्वल टू
I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और कोस के डेल्टा x की वैल्यू मैंने यहाँ से 1 रख दी। अब कंडीशन ये है कि I1 और I2 अगर दोनों इंटेंसिटी अगर सेम हो जाती है तरंगों की, हम कंडीशन मानते हैं कि दोनों तरंगों की इंटेंसिटी सेम हो जाती है, तो क्या होगा I1 बराबर I2 बराबर I0। अगर ये हो जाती हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, I इक्वल टू I0 प्लस I0 प्लस 2 I0 बराबर 4I0। यानी कि इंटेंसिटी कितनी आई 4I0, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो वैल्यू आई वो कितनी आई 4I0, जो कि I मैक्स होती है 4I और 0, जो हमने यहाँ भी अभी एक डायग्रामेटिक तौर पे देखा था कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर सेम वही कंडीशन रहती है। मान लिया ये जो पहली इनिशियल तरंग है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो चेंज किस प्रकार होगा मैं कर देता हूँ स्टेज डायग्रामेटिक में यहाँ पर। मान लिया ये पहली तरंग है और जो दूसरी तरंग जो है कंस्ट्रक्टिव में तो दोनों क्या होती है यहां से स्टार्ट होती है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि सुरंग के नीचे दूसरी वेव का क्षरण नहीं आएगा, यानी कि क्रस्ट के नीचे दूसरा क्रस्ट नहीं आएगा, यानी कि वो वेव फिर कहां से शुरू होगी, वो वेव यहां से शुरू होगी, यानी कि वो यूं चलेगी वो वेव। यानी कि आप देख रहे हो कि इसके जो क्रस्ट के सामने यहाँ कोई भी क्रस्ट नहीं आया और इसके जो टर्म है उसके रेस्पेक्टिव क्या आया क्रस्ट आया, तो क्या होगा हमको ये पता है कि जब भी क्रस्ट और जब इसमें पता है कि ये क्रस्ट और अगर ये दोनों अगर मिलते हैं अगर अपोजिट अगर, तो परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है नो इंटेंसिटी, कोई भी इंटेंसिटी नहीं है, इट इज ब्लैंक। ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन होती है। तो यानी कि यहाँ पर जो क्रस्ट है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ के जो गर्त है उससे ये क्रस्ट जब मिलेगा तो क्या बनाएगा स्ट्रेट लाइन बनाएगा, यानी कि इन दोनों का जो परिणाम होगा, इन दोनों वेव्स का जो परिणाम होगा वो परिणाम होगा ये वाला, तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये पूरा का पूरा ब्लैंक लाइन, ये पूरी पूरी क्या आ जाएगी ब्लैंक लाइन आ जाएगी। इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम यह नोट करेंगे यहाँ पर जो पाथ का जो अंतर है, जो डेल्टा एक्स है, पाथ का अंतर जो है वो कितना आ रहा है, केवल ये जो पूरी है वो लैम्बडा है, तो पाथ का अंतर कितना आ रहा है लैम्बडा बाई 2 का अंतर आ रहा है। यानी कि अगर यहाँ तक होता अगर तो पूरी लैम्बडा होती, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक तो कितना आएगा लैम्बडा बाई 2 का पाथ का अंतर आ रहा है। हम यहाँ पर फेज की भी बात करें अगर, हम यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस की बात करें अगर, तो यहाँ से यहाँ तक का फेज कितना होगा, ये 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, तो फेज का अंतर कितना आया केवल पाई का अंतर आया। अब सिमिलरली वही कंडीशन हम कॉपी करते हैं कि मान लिया जो तरंग है वो यहाँ से स्टार्ट ना होकर के वो तरंग यहाँ से स्टार्ट हो, यानी कि वो तरंग यहाँ से स्टार्ट हो। अगर वो तरंग यहाँ से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, तो आप देखोगे ये तरंग जो है वो इस तरीके से बनेगी। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि इस तरंग में और इस तरंग में भले ही कोहेरेंट वाली कंडीशन है, लेकिन इस तरंग में और इस तरंग में देखिए कोई भी कोहेरेंट वाली कंडीशन नहीं आएगी, यानी कि क्रस्ट मिल रहा है और वो क्या बनाएगा डिस्ट्रक्टिव बनाएगा, क्या बनाएगा डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। और
अगर हम इसे इसके रेफरेंस पे लेते हैं हम अगर, तो हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे। एंड सो ऑन, यानी कि ये वाला पॉइंट इस वाले यानी कि इसके ट्रस्ट से इसके क्रस्ट से मिल रहा है, तो वो क्या बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। और इसका जो क्रस्ट है वो इसके गर्त से मिल रहा है, वो भी क्या बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इन दोनों वेव के रेफरेंस में देखें अगर, तो पाथ का अगर हम डिफरेंस देखें अगर, तो क्या होगा, पाथ का डिफरेंस ये होगा, जो कि डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, ये हाफ लैम्बडा, ये यहां तक इस पॉइंट तक तो हो गया पूरा लैम्बडा, प्लस ये आधा लैम्बडा, यानी कि 1 लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2, यानी कि 3 लैम्बडा बाई 2। ये हमारा पाथ का अंतर हुआ, यानी कि यहां तक का पार्ट जो है वो तो है लैम्बडा, और यहां तक का पार्ट क्या है, लैम्बडा बाई 2। ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा, 3 लैम्बडा बाई 2 बनेगा। और यहाँ अगर मैं पाथ के अंतर की बात, फेज डिफरेंस की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ से यहाँ तक का फेज होगा वो होगा 2 पाई, और यहाँ तक का क्या होगा, पाई, यानी कि टोटल फेज डिफरेंस क्या होगा, वो होगा 3 पाई, टोटल फेज होगा 3 पाई। अब अगर सो ऑन कंडीशन में लेता हूं, यानी कि मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिल रहा है, जब पाथ का डिफरेंस क्या हो रहा है, या तो लैम्बडा बाई 2 हो रहा है, या फिर 3 लैम्बडा बाई 2 हो रहा है। यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स x2 माइनस x1 जो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए n प्लस 1/2 n लैम्बडा की। n की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यानी कि मैं अगर n की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो क्या मिलेगा, लैम्बडा बाई 2, यानी कि पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्बडा बाई 2 डिफरेंस होना चाहिए। लैम्बडा बाई 2 डिफरेंस होगा तो इसका क्रस्ट और इसका टॉप दोनों मिलकर के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाए, मतलब कोई भी इंटेंसिटी शो नहीं होगी। और उस वक्त उन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का, कितना होगा, पाई का, यानी कि उन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का। और दूसरी वाली, यानी कि जब मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो यह क्या होगा, 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2। तो यानी कि अगली तरंग में फेज डिफरेंस कितना है, 3 लैम्बडा बाई 2। उसमें क्या हो रहा है, इसका क्रस्ट और इसका टंग मिल करके फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। तो यानी कि उस वक्त इनका पाथ का जो डिफरेंस ऑफ 3 लैम्बडा बाई 2 हुआ, और फेज डिफरेंस क्या होगा, 3 लैम्बडा, जो हमने अभी डायग्रामेट्रिकली समझा इसे। यानी कि इसमें जो फेज का डिफरेंस पहले में कितना आया, पाई, पहले में कितना आया यहाँ पर पाई, दूसरे में कितना आया 3 पाई। यानी कि इनमें जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है पाई ये इनमें फेज डिफरेंस आ रहा है। और n की वैल्यू जो है वो सिमिलरली 0, 1, 2 एंड सो ऑन। n की वैल्यू 0 रखोगे आप अगर, तो क्या मिलेगा आपको, 0 एंड पाई, फेज डिफरेंस पाई मिलेगा आपको। जब आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो फेज क्या मिलेगा, 3 पाई मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, डिस्ट्रक्टिव की इंटेंसिटी की बात करते हैं। यही सिमिलर फॉर्मूला यहाँ से I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और कोस के डेल्टा x। और यहाँ पर कोस के डेल्टा x जो है वो होगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और डेल्टा x वहां से कितना आएगा, n प्लस हाफ n लैम्बडा। यहाँ पर लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, और कोस यहाँ पे 2 पाई n प्लस
पाई आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2n plus 1n phi। और 2n plus 1 phi जो लिखा है मैंने, इसमें इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, -1, क्योंकि n की वैल्यू आप अगर 0 रखोगे आप अगर, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, और पाई cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। n की वैल्यू 1 रखोगे आप अगर, तो ये 2 + 1 = 3 = 3 पाई, और ये उसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी कि I = I1 + I2 + 2 √I1 I2 और ये, यानी कि मैंने cos इसकी वैल्यू यहाँ रखी -1, तो ये टर्म क्या हो गया, माइनस हो गया ये टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं दोनों की इंटेंसिटी बराबर ले लेता हूं, अगर दोनों की इंटेंसिटी अगर मैं बराबर ले लेता हूं I0 के बराबर, तो क्या कंडीशन आएगी, I = I0 + I0 - 2I0 = 0, यानी कि मुझे कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्रामेटिक तौर पे बताया, दोनों मिलकर के कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों वेव, और कोई भी इंटेंसिटी हमें नहीं मिलेगी, यानी कि टोटल जो ये आई है वो आई मिनिमम होगा, जो कि 0। डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको 0 मिलेगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको 4I0 मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस। यहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस, हम लोग यहाँ पर आई मैक्स जो अपन ने पहले निकाली थी वो थी 4I0, एक हमने निकाली थी आई मिनिमम जो कि डेस्ट्रक्टिव में 0 थी। I4I0 किस कंडीशन में आई थी, जब वहाँ पर फेज जो था वो 2 पाई और n था, और यहाँ मिनिमम में फेज जो था वो 2n + 1 और पाई था। और अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस का, यानी कि ये हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस का। यहाँ पर ये I वर्सेस फाई बनाया जा रहा है, यहाँ पर फाई डिफरेंस 0 है, और जब फाई डिफरेंस जब 0 होता है तो इंटेंसिटी जो है फाई डिफरेंस n = 0 होता है। यहाँ पर n = 0, 1, 2 and so on, यहाँ पे n = 0, 1, 2 and so on। जब n 0 होता है, n 0 वाली कंडीशन में फेज डिफरेंस होता है 0, यानी कि फेज डिफरेंस 0। इंटेंसिटी में क्या मिलती है 4I0, यानी कि ये वाली 4I0 ये इंटेंसिटी मिलती है। अब जब हमारा फेज डिफरेंस 1, मतलब ये n की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 2 पाई फेज यानी कि +2 पाई, यहाँ पर ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ +2 पाई, और जब n की वैल्यू 2 होती है तो वो 4 पाई, यानी कि मैं यहाँ पर 4 पाई कर देता हूँ। यहाँ पर भी इंटेंसिटी क्या मिलेगी 4I0 मिलेगी, और यहाँ पर भी इंटेंसिटी क्या मिलेगी 4I0 मिलेगी। दूसरी कंडीशन है डेस्ट्रक्टिव वाली, इसमें n की वैल्यू 0 रखने पर, n की वैल्यू 0 रखने पर हमें मिलेगा ये पाई, यानी कि ये मिलेगा पाई, और यहाँ पर हमें कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। और जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर होगा 3 पाई, यानी कि यहाँ भी हमें कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। और फेज डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में भी सेम वर्क करता है, यानी कि यहाँ पर -पाई के लिए वो
ये डिस्ट्रक्टिव होगा, और 2 पाई के लिए 4i0 वाला यानी कि यहाँ वाला, और फिर 3 पाई के लिए ये डिस्ट्रक्टिव वाला, और यहाँ पे अगेन 4 पाई के लिए ये माइनस में चल रहा है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करें कि 0 पर 4i0, और जैसे जैसे फेज डिफरेंस जो है वो पाई की तरफ शिफ्ट होता है, ये जो इंटेंसिटी है वो लगातार कम होती है, और यहाँ पर आई पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आई पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और पाई से जब फेज डिफरेंस 2 पाई होता है तो इंटेंसिटी बस क्या होती है, 4i0, यानी कि इंटेंसिटी लगातार बढ़ती है, और इंटेंसिटी क्या हो जाती है, वापस 4i0 इंटेंसिटी हो जाती है। और फिर वापस 3 पाई के पास आते आते ही वापस ये कम होती है, और 4 पाई के आसपास ये इंटेंसिटी वापस यहाँ पर 4i0 पहुंच जाती है। सिमिलरली यही हैपन होता है यहाँ पर, ये इंटेंसिटी आई पर आते ही 0 की तरफ, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ, और वापस ये इंटेंसिटी कम होती है, और फिर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम पार्ट पर पहुँचती है यहाँ पर। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2i0 है, ये 0 है इंटेंसिटी, और ये 4i0, यानी कि ये मिनिमम इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, और इसका 5 के साथ यानी कि फेज डिफरेंस के साथ में इसमें ग्राफ को शो किया गया है कि 0 पर 4i0, 2 पाई पर भी 4i0, और 4 पाई पर भी i0, ये इस फॉर्मूले से। और अब हम इनकी इंटेंसिटी को अगर देखें तो हम लोग नोटिस करेंगे कि किसी भी दो वेव का मिलना क्या हमेशा इंटरफेरेंस होता है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो I है वो कॉम्बिनेशन है I1 प्लस I2 का, और एक ये है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस माइनस 2 रूट I1 एंड I2, यानी कि दो का अगर कंबाइन अगर किया जाता है, यानी कि मान ला I1 और I2 दोनों है सेम है, यानी कि I0 है, तो कंडीशन क्या आती है 2I0, लेकिन ये इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी कि ये कंडीशन नो इंटरफेरेंस, ये नो इंटरफेरेंस होगा। और जब I1 I2 इसमें एडिशनल ये टर्म आता है प्लस 2 रूट I1 I2 एंड माइनस 2 रूट I1 I2, ये कंडीशन हमेशा इंटरफेरेंस की शो करती है, ये हमेशा इंटरफेरेंस को दिखाता है। इंटरफेरेंस के बारे में हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन में, जहां पर ये एडिशनल टर्म आकर के ये शो करता है कि वो इंटरफेरेंस का टर्म है। इस ग्राफ का जो फिजिकल मीनिंग है, यानी कि इस ग्राफ का जो मतलब है वो ये है कि इंटरफेरेंस में भी जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी एनर्जी जो I1 और I2 जो है उसमें पहले वाले कंस्ट्रक्टिव में प्लस 2 रूट I1 और I2 का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन हम लोग नोटिस करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही माइनस 2 रूट I1 और I2 उसमें से माइनस हो गई, यानी कि जितनी बड़ी उतनी ही घट गई। तो ये हमेशा ऊर्जा के कंजर्वेशन को भी दिखाता है। ये हुआ हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेरेंस। और एक दो टॉपिक बच गए हैं। एक तो बच गया है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह अगर वाइट लाइट का यूज किया जाए तो इंटरफेरेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि मैं इस चीज को वाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर हम व्हाइट लाइट की जगह पे मोनोक्रोमेटिक नहीं यूज करके व्हाइट लाइट का यूज करें तो हम लोग
उस एक्सपेरिमेंट में दो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। पहला रिजल्ट तो मिलता है हमें ब्राइट फ्रिंज एट सेंटर, यानी कि अगर ये जो सोर्स है अगर तो ये S1 ये S2 दो सोर्स है अगर, तो इन दोनों सोर्स पे जो सेंटर पे जो वो है यहाँ पर हमें व्हाइट फ्रिंज मिलती है। नंबर एक रिजल्ट ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। नंबर दो जो है वो ये है कि इस सेंटर फ्रिंज के पास में यानी कि ऊपर और नीचे हमें रंगीन फ्रिंज मिलती है। यानी कि सेंटर फ्रिंज के ऊपर और नीचे यानी कि लेफ्ट एंड राइट में हमें रंगीन कलरफुल फ्रिंजें मिलती हैं। और तीसरा ये है कि उन कलरफुल फ्रिंजों के बाद में यानी कि मान लिया यहाँ पर व्हाइट फ्रिंज मिली हमें, कलरफुल एकदम चमकीली व्हाइट फ्रिंज मिली और यहाँ तक हमें कलरफुल फ्रिंजें मिली, फिर ऊपर जो है वो यहाँ पर हमें कोई भी फ्रिंज नजर नहीं आती है। तो इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्टों को थ्योरेटिकली जो डिस्क्राइब किया गया वो इस प्रकार किया गया कि पहली सेंटर वाली फ्रिंज जो है यानी कि व्हाइट लाइट S1 और S2 सोर्स से अगर किसी ओ पॉइंट पर पहुंच रही है तो व्हाइट लाइट जो होती है वो विजिबल होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है, जो कि 4000 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम यानी कि नियर टू नियर ये 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की होती है। यानी कि इसमें इतनी सारी तरंगें उस व्हाइट लाइट में होती हैं, जो कि डिस्पर्सन द्वारा हम देखते हैं कि वो लाल फंडामेंटल 7 फंडामेंटल कलर्स में वो डिवाइड होती है। पहली फ्रिंज जो है वो हमें ब्राइट क्यों मिलती है? क्योंकि S1 और S2 सोर्स से पहुंचने वाली जो लाइट है वो जो पाथ तय कर रही है वो दोनों सेम पाथ तय कर रही है, यानी कि दोनों का तय किया गया पाथ क्या है? बराबर है। और दोनों का पाथ अगर बराबर है यानी कि मैं उनका पाथ डिफरेंस निकालूं अगर तो क्या होगा? x माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस में क्या होगा? 0 हुआ। और जो पाथ डिफरेंस अगर 0 होता है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में आता है, यानी कि वहां पर जो सभी की जो लाइट है वहां पहुंची और सारी लाइट कंबाइंड होकर के और एक ब्राइट फ्रिंज बनाती है जो कि सेंटर में नजर आती है हमें। ये तो रीजन हुआ कि पहली फ्रिंज हमें ब्राइट नजर क्यों आती है, क्योंकि सभी तरंगों का जो पाथ डिफरेंस है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब ये आता है कि इसके ऊपर और नीचे कलरफुल फ्रिंजें नजर आती हैं। ये कलरफुल क्यों नजर आती है? क्योंकि जैसे ही जो S1 से लेकर के मान लिया किसी P पॉइंट पर हम यहाँ देख रहे हैं तो P पॉइंट पर S1 से जो तरंग पहुंच रही है और जो S2 से P पर जो तरंग पहुंच रही है दोनों का फेज डिफरेंस बराबर नहीं होगा और ना ही दोनों का पाथ डिफरेंस बराबर होगा। इसलिए वो जो ये इतनी सारी जो तरंगे हैं वो बारी बारी से अरेंज होगी, जिस प्रकार हमारा रेनबो बनता है, यानी कि वहां पर जो कलरफुल जो फ्रिंजें बनेगी वो बनेंगी वॉयलेट टू रेड, वॉयलेट टू रेड बनती है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लैब वगैरह में भी करते हैं, जब किसी एक वाइट लाइट सोर्स के सामने हम ग्रेटिंग को रखते हैं तो वहां पर ग्रेटिंग में फर्स्ट इमेज हमें ब्राइट नजर आती है और साइड में हमें कलरफुल रेनबो जो है वो नजर आते हैं। और तीसरा जो रीजन है वो ये है
कि इन कलरफुल फ्रिंजों के बाद में हमें कोई भी फ्रिंज नज़र नहीं आती है, क्योंकि जो ये कलर जो इनकी जो रेंज है जहाँ तक हमें ये दिखाई देती है वहाँ तक तो कलर बनते हैं, बाकी आगे की रेंज के कलर हमें नज़र नहीं आते, यानी कि वहाँ पर कोई भी स्पष्ट फ्रिंज हमें नज़र नहीं आएगी। और इंटरफेरेंस पैटर्न बनने में हमने एक कंडीशन बताई थी कि उनमें जो पाथ का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बाहर जाने पर पाथ का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें कोई फ्रिंज नज़र नहीं आएगी।